हेलो दोस्तों। आज हम हिंदू एडिटोरियल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एडिटोरियल काफी टाइम से चर्चा में बना हुआ है और कहीं ना कहीं आप लोगों की भी इसके बारे में कुछ ना कुछ राय जरूर होगी। ये टॉपिक हमारे लिए वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का टॉपिक है, ये 20 का टॉपिक है। ये डायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज से, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा एक एसडीजी गोल भी है। तो कहीं न कहीं ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप लोगों को वैसे भी इसको समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है डेली टू लाइफ बेसिस पे। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को इस टॉपिक में ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसको समझने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि E20 क्या है, E20 के ऑब्जेक्टिव क्या थे सरकार लाने। मुझे पता, मोस्टली आप लोगों को सभी को पता हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर एक बेस बनाने के लिए एडिटोरियल हमें अच्छे से समझ आए, हम इसे एक बेसिक से पढ़ें। देखिए, E20 क्या है हमारे लिए, आप इस बात को सुनो। जब हम पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करते थे, उसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। और E20 क्या है, 1 लीटर पेट्रोल में 80% पेट्रोल है, 80% पेट्रोल है, और 20% हमारा इथेनॉल है। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, E20 कह रहे हैं। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट E20 को क्यों इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने, और उसके गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें पता है हम 80 टू 85% इम्पोर्ट क्रूड ऑयल का बाहर से ही करते हैं। इम्पोर्ट हम बाहर से ही करते हैं क्रूड ऑयल का, हम सभी को पता है, जिससे हम पेट्रोल डीजल सब बनाते हैं रिफाइनरी में। तो सरकार इस इम्पोर्ट को कम करना चाहती है, इस इम्पोर्ट को सरकार कम करना। अगर इम्पोर्ट कम होगा तो हमारा जो हम उसे इम्पोर्ट करने में हम यूएसडी खर्चते हैं, हम अपना फॉरेन रिजर्व खर्चते हैं, वो हम कम खर्चेंगे और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो होता चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इससे क्या होगा, हम लोगों की जो डिपेंडेंस है फ्यूल की, काफी हद तक फॉसिल फ्यूल के ऊपर है। ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर से हमारी डिपेंडेंस खत्म होने लगती है। और पॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है E20 क्लीन फ्यूल की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉल्यूशन में रिडक्शन की तरफ, पॉल्यूशन में रिडक्शन चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है जो हमारे एसडीजी गोल को भी अलाइन करता है। देखिए, और तीसरा जो ये कहते हैं इनकम जनरेशन फॉर, आप देखिए, जो E20 है उसमें जो इथेनॉल ब्लेंड होता है वो हमारा शुगर की मेज से बनता है, जो हमारे किसान भाई उगाते हैं, उनकी इनकम जनरेशन के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन उगाए, और गवर्नमेंट उनका शुगर केन खरीद के उनको पैसा दे और उनकी इनकम जनरेशन दे। ठीक है। इससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट भी होगा। अगर रूरल इनकम बढ़ रही है तो रूरल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, और इससे एक चीज़ और है कि इंडिया की जो एनर्जी है ना, एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस होगी, क्योंकि हम इतना इम्पोर्ट पे डिपेंड नहीं रहेंगे लोगों के। तो हमारी जो एनर्जी है ना, एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमारी एनहांस होगी। ठीक है। ये बेसिकली हमारे ये इस टॉपिक का पार्ट है बेस। ये हम सभी को पहले से पता हुआ, और ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव है कि E20 पॉलिसी को वो इतनी जल्दी लेके आना चाहती है। और यहाँ पे मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसका नाम है इंसुलर इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब आप सभी को पता है, बेनिफिट। और इंसुलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि किसी एक ग्रुप या एक छोटे सर्कल को बेनिफिट देना और बाकी लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना, इसका मतलब होता है इंसुलर इंसेंटिव। यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि सरकार किसानों को और डिस्टिलरीज को तो इंसेंटिव दे रही है ताकि उनका इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़े, और वो इस पॉलिसी को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कराए। पर ये बाकी कंज्यूमर और बाकी लोगों के इंटरेस्ट को या कंसर्न को इग्नोर कर रही है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
मार्केट में ना, मार्केट अभी इंटरनेशनल मार्केट एकदम स्टेबल चल रही है, और मार्केट में क्रूड ऑयल अभी सस्ता चल रहा है, और रिफाइनरी से जब पेट्रोल बन के आ रहा है क्रूड ऑयल से, तो सरकार को 40 रुपए पर लीटर पड़ रहा है। और यहाँ पे इथेनॉल सरकार ने 60 रुपए पर लीटर कर रखा है। 60 रुपए पर लीटर कर रखा है। अब देखिए, जब मैंडेटरी इथेनॉल ब्लेंडिंग है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लेंडेड फ्यूल के पैसे बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? देखिए, आप 40 रुपए के पेट्रोल पे जो 60 रुपए का इथेनॉल बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा बढ़ेगा। 3-4 रुपए ही बढ़े, पर कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और ये किसको बेयर करना पड़ा है? ये कंज्यूमर को बेयर करना पड़ रहा है। तो ऑथर ये कह रहा है कि मैंडेटरी इथेनॉल ब्लेंडिंग से जब मार्केट स्टेबल होता है और पेट्रोल का प्राइस इथेनॉल से कम है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लेंडेड फ्यूल है वो पेट्रोल से महंगा हो जाता है। जो एक कंसर्न है, क्योंकि जिसकी जो इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो तो कंज्यूमर को ही पे करनी पड़ रही है। दूसरा, आप ये बात देखिए, इथेनॉल को उगाने के लिए हमें जैसे शुगर केन रॉ मटेरियल हमारा, शुगर केन सभी को पता है। शुगर केन, और शुगर केन एक ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब इसको उगाने में पानी बहुत लगता है। और शुगर केन को उगने में भी, इसका सब कुछ करके करने में भी 11 से 12 महीने लगते हैं। ठीक है। अब जब सरकार फार्मर को इंसेंटिवाइज करती है और शुगर केन उगाने के लिए प्रमोट करती है, ताकि इथेनॉल पॉलिसी को और जल्दी लेके आया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी पे सवाल उठता है। और वो कैसे उठता है? क्योंकि जो एरिया है जिसमें शुगर केन उग रहा है, वो जब ज्यादा बढ़ जाएगा, वाटर इंटेंसिव है, तो बहुत पानी इरिगेशन का सिर्फ इसी फसल में लगेगा, तो हमारी बाकी की जो फसल है उसके लिए एरिया कम बचेगा, पानी कम बचे, तो कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी पे ये इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। एक कंसर्न ये है। अब देखिए, इथेनॉल जो है, उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो पेट्रोल से कम होती है। देखिए, एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझिए। एनर्जी डेंसिटी से कहना चाहता है, देखो, एनर्जी डेंसिटी मतलब 1 लीटर जितनी एनर्जी एक गाड़ी है, पेट्रोल, एक गाड़ी को 1 किलोमीटर वो कितनी एनर्जी दे रहा है? 1 लीटर पेट्रोल की गाड़ी 20 लीटर 20 किलोमीटर कवर करे, 22 किलोमीटर करे। तो जो एनर्जी डेंसिटी है इथेनॉल की कम है। और जब ये पेट्रोल में मिलता है, तो कहीं 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 ना कहीं उस फ्यूल की भी थोड़ी एनर्जी डेंसिटी कम हो जाती है, जो कि हमारी माइलेज पे इम्पैक्ट करता है। तो इसका मतलब तो है, एक तो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के फ्यूल जो महंगा है, हम उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं, और हम अपनी माइलेज को भी कम कर रहे हैं। तो क्या ये सही रहेगा? और कुछ ओल्डर व्हीकल्स हैं जो अभी कंपैटिबल नहीं है E20 फ्यूल के लिए। एक मुद्दा ये भी उठता है यहाँ। तो अब ऑथर कहना चाह रहा है कि ये जो हम कंसर्न है वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर की, इनकी कॉस्ट इतनी कम है, या पॉलिसी का इम्पैक्ट, E20 पॉलिसी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो इन सब कंसर्न्स को ओवरकम कर जाएगा। हमें नेट इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा इस पॉलिसी से। ऑथर इसके बारे में बात करता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग गलत है, पर यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है कि अब सरकार को अपनी जो इथेनॉल E20 पॉलिसी ला रही है सरकार, इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक मॉडिफाइड वर्जन लाने की जरूरत। सरकार को सिर्फ एक ही ग्रुप के कंसर्न को देख के पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, सरकार को सभी ग्रुप के कंसर्न को देख के पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है। अभी मान लीजिए, फार्मर है, सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि इससे किसानों की इनकम जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी। अगर वो शुगर केन उगाएंगे, डिस्टिलरी उनसे खरीद लेगी एक फिक्स प्राइस में, और किसान को एक फिक्स प्राइस मिला करेगा बिना किसी डर से, जिससे इनकी इनकम बढ़ेगी। क्या सिर्फ एक फिक्स प्राइस करना ही इनकम जनरेशन को बढ़ावा देता है? नहीं, इनकम जनरेशन को वो बढ़ावा नहीं देता। कैसे? मान लीजिए,
किसानों को एक मार्केट प्लेस भी तो देना पड़ेगा जहाँ पे आप जाके वो बेचे। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी भी तो देनी पड़ेगी, तभी जाके तो फसल उगेगी। और जब उगेगी तभी तो एक फिक्स प्राइस किसान को मिलेगा। तो सिर्फ एक फिक्स प्राइस करना ही इनकम जनरेशन को बढ़ावा नहीं देता, आपको बाकी चीजों में भी काम करना पड़ेगा, मार्केट प्लेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इरिगेशन बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी देखिए जैसे शुगर केन है, शुगर केन की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पानी खाता है। ठीक है, ये एक ऐसी फसल है जिसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसको फर्टिलाइजर भी बहुत चाहिए। और ये ऐसी जगहों पे उग रहा है, ज्यादा महाराष्ट्र कर्नाटक जहाँ पानी की कमी है। तो क्या ये ठीक है? हम इसकी जगह अल्टरनेटिव रिसोर्सेज या अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मील्स, मिलेट्स, जो कम पानी लेते हैं। इससे हमें अल्टरनेटिव भी ज्यादा मिलेंगे। और सरकार, जो लोग इससे इथेनॉल को बना रहे हैं, सरकार उनको इंसेंटिवाइज कर सकती है, ताकि ऐसे रिसोर्सेज का यूज किया जाए और हमारे जो रॉ मटेरियल है वो डाइवर्सिफाई हो पाए। अभी देखिए गवर्नमेंट और भी क्या कर सकती है। गवर्नमेंट फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन इथेनॉल पे जा सकती है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल क्या है हमारा? देखिए क्या होता है, जब हम फूड क्रॉप से ही इथेनॉल बनाते हैं, उसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। पर जब फूड क्रॉप हमने उगाई, तो उसका जो कचरा बचा, पराली बची, जो उसका रेसिड्यू बच जाता है बाद में फसल कटने के बाद, अगर हम उसका यूज करके इथेनॉल बनाए तो हम उसे सेकंड जनरेशन इथेनॉल कहते हैं। तो ऑथर कहना चाहता है कि सरकार इसकी तरफ मुख कर सकती है, ताकि इससे हमारी फूड सिक्योरिटी को भी हार्म ना हो, और हम अपनी इथेनॉल पॉलिसी को भी आराम से एक फ्रेमवर्क में ला पाए। देखिए अभी 2G जनरेशन इथेनॉल लाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसकी अभी टेक्नोलॉजी जो है ना, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। इसका जो सेटअप है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। पर सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ऑथर ये कहना चाहता है। ठीक है, और जो बंदे सेम चीजें सरकार कई तरीके यूज कर सकती है। सरकार लोगों को इंसेंटिवाइज कर सकती है अगर उन्हें 2G इथेनॉल बनवा रही है। और देखिए, अब बहुत से लोगों की कंप्लेंट है कि उनकी गाड़ी है जो पुरानी गाड़ी है, जो E20 कंपैटिबल नहीं है, उनके इंजन को हार्म हो रहा है, उनकी गाड़ी खराब हो रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों को सब्सिडी दे सकती है, ताकि वो अपने व्हीकल्स में कुछ ऐसे डिवाइसेस लगा सके ताकि उनका व्हीकल E20 कंपैटिबल बने, ताकि हम सब के सब एक साथ इस पॉलिसी में साथ दें। अगर हम एक ही ग्रुप को इंसेंटिवाइज करेंगे और बाकी ग्रुप के कंसर्न को नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगी। ऑथर इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना चाहता है। तो मुझे लगता है हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।